यह एक 9 साल के लड़के की कहानी है जिसका बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दुनिया जीत ली। आइए देखें कि कहानी वर्ष 1172 में कैसे शुरू होती है, जिसे अब हम चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जिसे तांग साम्राज्य कहा जाता है। इस साम्राज्य पर तांगुत राजवंश का शासन था, और इसमें खान नामक प्रमुखों के नेतृत्व में विभिन्न मंगोलियाई जनजातियां निवास करती थीं। इन जनजातीय प्रमुखों के बीच गहरी दुश्मनी थी क्योंकि वे सभी सत्ता बनाए रखना चाहते थे, जिसके कारण अक्सर संघर्ष और लड़ाइयां होती रहती थीं। इन लड़ाइयों में हताहत होना आम बात थी क्योंकि मंगोल दुनिया में कोई नियम या कानून नहीं थे। इस सेटिंग में हम येशु नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, जो चीन के पश्चिमी हिस्से का एक छोटा मोटा खान है, जो अपने 9 वर्षीय बेटे तइमो के साथ यात्रा पर था। येशु अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने की तलाश में था। जैसे ही रात हुई, वे अपने मित्र के शिविर में आराम करने के लिए रुक गए। जब येशु अपने घोड़े की देखभाल कर रहा था, बॉट नाम की एक छोटी लड़की तइमो के पास आई। उसने उससे उसका नाम पूछा और फिर साहसपूर्वक घोषणा की कि उसे उससे शादी करनी चाहिए। आश्चर्यचकित होकर ताइमो ने उसे बताया कि वह अपने पिता के साथ पत्नी खोजने के लिए जा रहा था। हालांकि बॉट ने जोर देकर कहा कि उसे उससे शादी करनी चाहिए। उस रात बाद में जब तइमो अपने पिता के साथ बैठा, तो येशु ने बताया कि उसे अपने बेटे के लिए सबसे शक्तिशाली समुदाय से एक पत्नी की जरूरत है। दृढ़ निश्चयी तइमो ने जोर देकर कहा कि वह अपनी दुल्हन खुद चुनेगा। कुछ अनुनय के बाद येशु तइमो को पट्टी पर लड़कियों की कतार में से एक लड़की चुनने देने पर सहमत हुआ, यह विश्वास करते हुए कि मजबूत पैरों वाली लड़की उसके बेटे को खुश रखेगी। अंत में ताइमो बॉट को अपनी पत्नी के रूप में चुनता है और वे शादी कर लेते हैं। हालांकि शादी के बाद भी वे अपने जनजाति के रीति रिवाजों के अनुसार अगले 5 वर्षों तक एक साथ नहीं रह सके। आखिरकार तइमो और उसके पिता वहां से चले गए। जाने से पहले ताइमो ने बॉट को एक हार उपहार में दिया और जल्द ही वापस आने का वादा किया। जैसे ही तइमो और उसके लोग आगे बढ़ते हैं, वे आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। उनका सामना खान जनजाति के लोगों के एक समूह से होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूध का कटोरा लेकर आता है, जो शांति का संदेश देता है। दोनों पक्ष बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन खान के कबीले का आदमी खुद दूध पीने से परहेज करता है, जो दर्शाता है कि वह खान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। इसके बजाय वह सद्भावना के संकेत के रूप में दूध का कटोरा उनकी ओर भेजता है। आपसी सम्मान का ये कार्य 2 जनजातियों के बीच संभावित समझ की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि वे ऐसे कार्यों से बचते हैं जो एक दूसरे के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। उसने जहर से अनजान होकर दूध पी लिया, जैसा कि दूसरी तरफ खान ने भी किया। इसके तुरंत बाद जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, तइमो को अचानक पेट में असहनीय दर्द हुआ, जिससे वह अपने घोड़े से गिर गया। ये स्पष्ट हो गया कि खान ने जो दूध उसे दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। तइमो ने अपने पिता से सांत्वना मांगी, लेकिन उनके साथ आए अन्य सभी लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। उनकी आसन मृत्यु की तैयारी करना उनके कबीले में प्रथागत था, क्योंकि वे एक मजबूत नेता का अनुसरण करने में विश्वास करते थे। जहरीला दूध पिलाने वाले मुखिया की मृत्यु के साथ जनजाति ने एक नए नेता की तलाश शुरू कर दी। तइमो के पिता द्वारा अंतिम संस्कार करने के बाद तरगोडाई बकरियों और भेड़ों के रूप में उनके जनजाति के विशेष सैनिकों ने तइमो को घेर लिया। इसकी गवाही देते हुए तइमो की मां ने विश्वास व्यक्त किया कि उनका बेटा अंततः वापस आ जाएगा। बच्चों को न मारने की प्रथा थी। इस प्रकार जब तइमो की ऊंचाई रथ के पहिए के विरुद्ध मापी गई, तो ये स्पष्ट था कि वह अभी भी एक बच्चा था और उसे मुक्त होने की अनुमति दी गई थी। तइमो की मां ने उसे आश्वासन दिया कि जनजाति अगले साल उसे ढूंढ लेगी, तब तक वह बड़ा हो जाएगा। सर्दियों के आगमन के साथ चीन के पास छिपने की जगह ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो गया। मुसीबत के समय तांगडी के देवताओं की सहायता के बारे में अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए तइमो ने गुप्त पर्वत में शरण लेने का फैसला किया। हालांकि यात्रा के दौरान आपदा आ गई क्योंकि उसका घोड़ा एक झील की जमी हुई सतह पर फंस गया, जिससे तइमो बर्फीले पानी में गिर गया। हालांकि उसने संघर्ष किया, फिर भी वह डूबा नहीं। भाग्य के एक झटके में जामू नाम के एक लड़के ने, जो उसकी ही उम्र का था, उसे ठंडी गहराइयों से बचाया। जामू के बड़े भाई के साथ वे तइमो को अपने घर ले गए और उसे भोजन दिया। अपनी जान बचाने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हुए
तईमो को जामू और उसके भाई की दयालुता से सांत्वना मिली। जैसे ही वे उसे घर ले गए, ताइमो ने विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता के अंतर्संबंध पर विचार किया। इस बीच खान के विश्वासघाती कृत्य पर किसी का ध्यान नहीं गया। तईमो को जहर देने से जनजाति के भीतर सत्ता की गतिशीलता में बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने एक नए शासक की तलाश शुरू कर दी। इन उथल-पुथल भरी घटनाओं के बीच तईमो की जीवित रहने की यात्रा और अजनबियों की अप्रत्याशित दयालुता ने लचीलेपन और अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली अंतर्निहित अच्छाई के प्रमाण के रूप में काम किया। खान और उसके भाई ने एक गंभीर अनुष्ठान का सहारा लिया। प्रत्येक ने अपने हाथ काट दिए और उनके खून को दूध में मिला दिया। भयावह इरादे से बेखबर टेमुजिन ने वह मिश्रण पी लिया, जिससे अनजाने में उनके बीच भाइयों के रूप में एक बंधन मजबूत हो गया। अगले दिन दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर तेमुजिन और उसके साथी प्रतिशोध की प्यास से प्रेरित होकर तेनुगिन की ओर बढ़े। तरबुताई की जनजाति ने डेमोजिन को बंदी बनाने के इरादे से उसे पकड़ लिया। रथ के पहिए के विरुद्ध तेमुजिन की ऊंचाई मापने के बावजूद यह अपरिवर्तित रहा। नतीजतन वे डेमोजिन को तब तक कैद में रखने में लगे रहे जब तक तेमुजिन ने विकास में तेजी का अनुभव नहीं किया। एक बुजुर्ग देखभालकर्ता, जिसने युवावस्था में तेमुजिन की देखभाल की थी, ने उसे सांत्वना दी। जैसे जैसे समय बीतता गया और तेमुजिन का कद अपरिवर्तित रहा, उन्होंने उसे कैद करना जारी रखा। मूसलाधार बारिश के दौरान बुजुर्ग देखभालकर्ता ने तेमुजिन को मुक्त कराया, ये जानते हुए कि अगर वह भाग निकला तो तरबुताई लगातार उसका पीछा करेगी। तेमुजिन ने जोखिम स्वीकार किया और जंगल में भाग गया। अपनी गर्दन के चारों ओर एक बोझिल लकड़ी का टुकड़ा बांधकर तेमुजिन उस पहाड़ पर चढ़ गया जहां उसके पिता ने एक बार उससे कहा था कि मदद मिल सकती है। अचानक एक सफेद भेड़िया प्रकट हुआ, जिससे ब्लॉक ढीला हो गया और दूर गिर गया। दृश्य सिम में परिवर्तित हो गया, जहां तेमुजिन की मर्दानगी की यात्रा शुरू हुई थी। तरबुताई के अथक प्रयास के बावजूद तेमुजिन पकड़ से बच निकलने में कामयाब रहा। उसकी तलाश में जमीन छानते हुए कई साल बीत गए। आखिरकार वे उसे पुनः पकड़ने में सफल रहे, उसकी कैद बहाल कर दी। तेमुजिन की अदम्य भावना को देखते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और उसे पानी पीने की पेशकश की। उस रात जब हर कोई व्यस्त था, बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप तेमुजिन के पास पहुंचा। अवसर का लाभ उठाते हुए तेमुजिन ने लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से तरबुताई के साथ संचार किया और उनसे तारकुताई को उखाड़ फेंकने और भागने का आग्रह किया। जिस महिला से उसने बचपन में शादी की थी वह नाव के पास आती है, जो अब काफी बड़ी और सुंदर हो गई है। रोते हुए वह बताती है कि उसने उसके लिए वर्षों तक इंतजार किया और आखिरकार वे एक साथ हैं। शुरुआती डर के बावजूद वे चले जाते हैं और सीधे उसकी माँ और बहन से मिलने जाते हैं। उसका परिवार खुशियां मनाता है, लेकिन एक दिन उन पर बाजार जैसे लोगों द्वारा हमला किया जाता है जिन्होंने खान की मां का अपहरण कर लिया। खान ने उसका बदला लेने की कसम खाई, लेकिन अब इन लोगों का लक्ष्य नाव का अपहरण करना है। खान और तेमुजिन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तीर नाव पर लग जाता है, जिससे वह गिर जाती है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। बाजार उन्मुख खान की मां को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, जबकि दूसरा खान तेमुजिन के साथ अपनी पत्नी बुध को वापस लाना चाहता है। हालांकि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वह अपने बड़े भाई जम्मू की ओर रुख करता है। जम्मू, जो कभी एक शक्तिशाली जनजाति का खान था, सहायता के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन शेष जनजातियों पर विजय पाने के लिए 1 वर्ष तक इंतजार करने का सुझाव देता है। 1 साल बाद उन्होंने खान और उसकी पत्नी सहित सभी विरोधियों को हराकर एक संयुक्त हमला शुरू किया। वे प्रमुख व्यक्तियों को समाज में एकीकृत करते हैं। इस बीच एक गर्भवती महिला अपने लोगों का समर्थन करते हुए बहादुरी से तंबू में खड़ी रहती है। वे जीत का जश्न मनाते हैं, जिसमें तेमुजिन और अन्य लोग शामिल होते हैं। जिनसे वे मिलते हैं उन्हें समाज में एकीकृत करते हैं। तेमुजिन समाज का केवल 10% हिस्सा अपने पास रखता है, बाकी वितरित कर देता है। वह लड़ाई में खोए हुए लोगों के परिवारों का समर्थन करता है। मंगोलिया की परंपरा व्यक्तियों को नेतृत्व चुनने की अनुमति देने के बावजूद जम्मू की जनजाति के 2 लोग तेमुजिन के अभियान में शामिल हुए। जब 2 लोग तेमुजिन के उद्देश्य में शामिल हो जाते हैं तो जम्मू की जनजाति का शकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये देखकर उसके आदमी घोड़ों के साथ भाग रहे व्यक्तियों का पीछा करते हैं।
गर्मी में टेमुजिन के आदमी गलती से उन्हें मार देते हैं, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने पर दूसरों को छोड़ देते हैं। जैसे ही वे जम्मू के खाकी पहने लोगों को देखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनमें से एक जम्मू का बड़ा भाई था। ये जानकर टेमुजिन ने बदला लेने का फैसला किया, क्योंकि जम्मू ने उसे मारने की कसम खाई थी। जम्मू ने निकटवर्ती जनजातियों के साथ गठबंधन कर एक दुर्जेय शक्ति का गठन किया। वे एक बड़ा हमला करते हैं। टेमुजिन को पता है कि कम सैनिकों के कारण वे आमने सामने नहीं जीत सकते। वह अपने कबीले की महिलाओं और बच्चों को वहां से चले जाने का निर्देश देता है और दूसरों से लड़ने का आग्रह करता है। लड़ाई के बीच टेमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार गया और जम्मू ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के इरादे से उसे और उसके लोगों को पकड़ लिया। प्रारंभ में जम्मू टेमुजिन को मारने पर विचार करता है, लेकिन वह अपने बड़े भाई से बदला लेने की इच्छा रखता है। वह उन लोगों को बख्श देता है जिन्होंने टेमुजिन की खातिर खुद को बचाया। बाद में वह टेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और दूसरों को सजा के लिए एक अलग जनजाति को सौंप देता है, जो रेगिस्तान के माध्यम से एक यात्रा है जो काफी चुनौतीपूर्ण है। एक लंबी यात्रा के बाद वे तांग राजवंश के शासन वाले एक शहर में पहुंचते हैं, जहां टेमुजिन को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाता है। एक दिन सुल्तान बाजार जाता है और कुछ सिक्कों के बदले टेमुजिन को खरीदने का फैसला करता है, लेकिन उसके लोगों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भी वह टेमुजिन खरीदता है। बाद में टेमुजिन मनोरंजन के लिए खुद को शहर के बीच में एक पिंजरे जैसे कमरे में कैद पाता है। बाहर लोग हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस बीच एक बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन क्षमा मांगने आता है। एक दिन बौद्ध भिक्षु एक समझौता करता है कि अगर वे उसकी पत्नी को ढूंढ लेते हैं तो वह गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह रेगिस्तान में जाता है, लेकिन गर्मी के कारण बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से वह एक दफन बौद्ध महिला के पास पाया जाता है, जहां उसे वह हार मिलता है जो टेमुजिन ने उसे दिया था, जो दर्शाता है कि वह अभी भी जीवित है। बाद में महिला अपने पति को खोजने के लिए शहर में निकलती है और पिंजरे में बंद टेमुजिन से उसका सामना होता है। वह शहर के सैनिकों को रिश्वत देकर टेमुजिन को मुक्त कराती है, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फिर से मिल जाता है। नाव उन्हें घर ले आती है और पूरा परिवार खुशियां मनाता है। एक दिन नाव टेमुजिन को बताती है कि उसका बेटा बड़ा हो गया है और नाव की एक और बेटी है। प्रेरित होकर टेमुजिन नाव को घर वापस लाता है और पूरा परिवार हमेशा खुशी से रहता है। हर कोई चोर है और वे एक दूसरे को मारते हैं। यह मामूली लग सकता है, लेकिन इमोजिन पर इसका गहरा असर पड़ता है। वह अपने परिवार को पीछे छोड़कर चले जाने का फैसला करता है। वह सभी जनजातियों को एकजुट करके सभी के लिए नियमों और कानूनों के साथ एक नया समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प लेता है। चाचा ने तय कर लिया था कि अगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वे हिचकिचाएंगे नहीं। वह 3 नियम स्थापित करता है। महिलाओं और बच्चों को कभी नुकसान न पहुंचाएं, दुश्मनों से मौत तक लड़ें और अपने कबीले के साथ कभी विश्वासघात न करें। यहाँ दृश्य 1196 में बदल जाता है, जहां इमोजिन ने मंगल के लिए एक महान सेना बनाने की प्रतिज्ञा की थी। अब कई लड़ाइयों के बाद उसने कई जनजातियों को एकजुट करके एक बड़ा मंगल बनाया है। उनके राजत्व में एकमात्र बाधा उनका भाई जम्मू है, जो एक महत्वपूर्ण सेना का नेतृत्व भी करता है। वे दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं। इमोजिन अपने भाई को लड़ाई में अपने साथ चाहता है, लेकिन जम्मू बिना ज्यादा सोचे समझे अपने कई सैनिकों को लड़ाई में भेज देता है। परिणामस्वरूप घंटों की लड़ाई के बाद उसके सभी सैनिक मारे गए। अंततः इमोजिन ने आत्मसमर्पण कर दिया और जम्मू ने उसे उसके कई लोगों के साथ पकड़ लिया। टेमुजिन के बेटे, जो अब एक सैनिक है, को मारने के बजाय इमोजिन ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। इसके बाद इमोजिन एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है जिसने चीन में टेमुजिन की मदद की थी और उसे अपने जनजाति के सलाहकार के रूप में नियुक्त करता है। उस रात टेमुजिन जम्मू के साथ बैठता है और उसे बताता है कि अपने अपने दायरे का विस्तार करने की इच्छा उन्हें जीवन में इस मोड़ पर ले आई है जहां उन्हें एक दूसरे की जान लेनी होगी। जम्मू मानता है कि अगर वह इमोजिन की जगह होता तो अपने सभी दुश्मनों के सैनिकों को मार डालता। इमोजिन और जम्मू के बीच सोच में अंतर को महसूस करते हुए इमोजिन अपने भाई को माफ कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बुद्ध को देखते हैं और इमोजिन अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं। फिर दृश्य 1206 में बदल जाता है,
जहां हम चंगेज खान के उदय को देखते हैं, जो अपनी मां की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए पूरे तानगुत साम्राज्य को समाप्त कर देता है और मट शहर के साथ एक नया साम्राज्य स्थापित करता है। उसने चाचा से वादा किया था कि अगर वह उसकी पत्नी को ढूंढ लेगा और उसे अपने भाई के बारे में बताएगा, तो वह मट शहर को नष्ट नहीं करेगा। इस प्रकार मट शहर इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक, मंगल साम्राज्य की स्थापना का आधार बन गया।